हाय दोस्तों, कुमार सिंह करियर पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के बैच की शुरुआत बहुत पहले से ही कर दिए हैं, ठीक है। और उसमें बहुत सारे टॉपिक को लेकर के आगे भी बढ़ गए हैं। तो यदि दोस्तों आप सभी में से कोई भी बच्चा यदि इस चैनल पे नया होगा तो आप लोगों से आग्रह है, ठीक है, आप लोगों से निवेदन है कि कृपया करके हमारे करियर पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि इससे जो हिस्ट्री बैच से जुड़ी जितनी भी जानकारियां हैं ये आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग इन सभी बातों पे चर्चा करते रहेंगे। तब तक हम लोग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उस पर ध्यान देते हैं, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा साहू जी महाराज, ठीक है। और उनके काल में जो पेशवा प्रथा की शुरुआत हुई थी उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे, जिसके क्रम में हम लोग बालाजी विश्वनाथ बाजीराव प्रथम, ठीक है, बालाजी बाजीराव अर्थात नाना साहब को देखने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम नहीं गवाएंगे, ठीक है। हमारा आज का टॉपिक रहेगा वही मराठा साम्राज्य वाला टॉपिक, ठीक है, मराठा साम्राज्य। इसमें हम लोगों ने शिवाजी को देख लिया है, शिवाजी के उत्तराधिकारी के क्रम में शिवाजी द्वितीय तक देख लिया है। आज हम लोग साहू जी जो है उनको देखने का प्रयास करें, ठीक है। तो यह मराठा साम्राज्य का थर्ड पार्ट है, ठीक है, मराठा साम्राज्य। चलिए दोस्तों, इसमें आज हम लोग देखने वाले हैं साहू जी महाराज को, ठीक है, साहू जी महाराज, महाराज इनकी उपाधि थी, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसके पिछले वीडियो तक हम लोगों ने देखा था शिवाजी द्वितीय, ठीक है, जिसको ताराबाई उसकी माता थी शिवाजी द्वितीय की, वह इनको संरक्षण प्रदान कर रही थी, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं आज साहू जी को। हम लोगों ने देखा था पिछले वीडियो में कि 1689 ईस्वी में जब औरंगजेब ने संभाजी पे आक्रमण किया था तो उनकी हत्या करके उनके पुत्र साहू जी और साहू जी की माता येसुबाई को कैद कर लेता है और दिल्ली अपने राजधानी लेकर के चला जाता है। परंतु जैसे ही बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 ईस्वी में अगला मुगल बादशाह बनता है, वह मराठों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सर्वप्रथम साहू जी को रिहा कर देता है। जैसे ही साहू जी रिहा होते हैं, यह मराठावाड़ क्षेत्र की ओर कूच कर देते हैं। चूंकि साहू जी संभाजी के पुत्र थे, इसलिए साहू जी अपने आप को मराठों का वास्तविक उत्तराधिकारी समझते थे और यह शिवाजी द्वितीय को शासन पद से हटा करके और स्वयं शासक बन जाना चाहते थे, ठीक है। और यहाँ तक कि जो मराठावाड़ क्षेत्र के सरदार हुआ करते थे, वह सरदार भी साहू जी के ही पक्ष में थे, ठीक। परंतु ताराबाई जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षक एवं उनकी माता थी, वे नहीं चाहती थी कि हमारे पुत्र के अतिरिक्त कोई भी मराठा शासक बने। और यही कारण है कि जब शिवाजी द्वितीय को साहू जी हटाने की मांग करते हैं और साहू जी यह प्रस्ताव रखते हैं ताराबाई के समक्ष कि आप शिवाजी द्वितीय को शासक पद से हटा दीजिए, ठीक है, इसके बदले में आपको उचित भरपाई भी किया जाएगा, ठीक है। परंतु साहू जी के इस प्रस्ताव को ताराबाई द्वारा निसंकोच खारिज कर दिया जाता है। परंतु साहू जी भी चुप बैठने वाले नहीं थे, क्योंकि बहुत दिन तक जेल में बैठ चुके थे। अब इनका मन था मराठा शासक बनना, ठीक है। और इस क्रम में इन्हें मराठावाड़ क्षेत्र के सरदारों का समर्थन भी प्राप्त था, अतः यह भला चुप कैसे बैठ सकते थे। और यही कारण है कि साहू जी ने उन्हीं मराठा जो सरदार है उनकी मदद से ताराबाई पर यानी शिवाजी द्वितीय पे आक्रमण कर बैठते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है, इसके बारे में हमने संक्षिप्त रूप में पिछले वीडियो में भी चर्चा किया था। परंतु जितने भी बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत फायदा होने वाला है, ठीक। तो यहाँ देखिए 1707 ईस्वी में साहू जी महाराज मराठा जो सरदार थे उनके समर्थन से किस पे आक्रमण करते हैं, शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी द्वितीय, जिनका संरक्षण कौन कर रहे थे, ताराबाई, ठीक है, जो कि इनकी माता ही थे। अब यहाँ पे देखिए साहू जी और शिवाजी द्वितीय दोनों के मध्य 1707 ईस्वी में ही खेरा का युद्ध होता है, खेरा का युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण छवि के मराठा सरदार हुआ करते थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। छोटे छोटे मराठा सरदार थे, ओके। इन्हीं बालाजी विश्वनाथ की मदद से साहू जी महाराज ने
शिवाजी द्वितीय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दिया और वह युद्ध खेरा का युद्ध के नाम से जाना गया। और वह कब हुआ था? 1707 ईस्वी में। ठीक है, इस युद्ध में क्या होता है कि शिवाजी द्वितीय पराजित होते हैं और साहूजी महाराज विजयी होते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे ही साहूजी महाराज यहां पे विजयी होते हैं, उन्होंने अपने आप को मराठावाड़ क्षेत्र का शासक घोषित कर दिया। ठीक है, अब यहां पे देखिए क्या होता है। मैंने बताया था कि यह जो मराठा पूरा क्षेत्र था, ठीक है, मराठावाड़ क्षेत्र, इसमें शिवाजी के इस समय में दो भागों में विभाजित किया गया। ठीक है, उत्तरी साम्राज्य, ठीक है, और दक्षिणी साम्राज्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये देखिए दोनों जो क्षेत्र थे, क्षेत्र थे। उत्तरी साम्राज्य का राजधानी जो है शिवाजी द्वारा रायगढ़ को बनाया गया था, रायगढ़। ओके, और दक्षिणी साम्राज्य का जो राजधानी है वह जिंजी को बनाया गया था, जिंजी को। ठीक है, जिंजी का किला जो था जिसमें 1678 ईस्वी में अधिकार किए थे शिवाजी ने, तो जिंजी को दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी बना दिया था। परंतु यहां पे देखिए क्या होता है, जैसे ही राजा राम संभाजी के बाद अगला मराठा शासक बनते हैं, उन्होंने मराठों का जो राजधानी है कहां बना दिया? सत्तारा को। ओके, यानी जो संपूर्ण मराठा क्षेत्र है, ठीक है, उन संपूर्ण मराठा क्षेत्र का राजधानी किसे बना दिया राजा राम ने? सत्तारा को। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, सत्तारा को। यहां पे जिंजी भी दक्षिणी साम्राज्य की राजधानी से हट गया, यानी मराठों को अपना साम्राज्य तो दो भागों में नजर आ रहा था, मगर दोनों का राजधानी एक ही था। ठीक, जैसे आजकल बिहार है। ओके, बिहार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक उत्तरी बिहार और दूसरा दक्षिणी बिहार। ठीक है, यानी गंगा नदी बीच से डिवाइड कर देती है बिहार को। ठीक है, और एक उत्तरी बिहार और दूसरा साउथ बिहार यानी दक्षिणी बिहार। ओके, परंतु दोनों की राजधानी अलग अलग नहीं है, बल्कि दोनों की एक संयुक्त राजधानी है जिसका नाम है पटना। ओके, उसी तरह मराठा जो क्षेत्र था राजा राम के भी समय में दो भागों में विभाजित था, एक उत्तरी साम्राज्य और दूसरा दक्षिणी साम्राज्य, मगर दोनों साम्राज्य की जो राजधानी है वह संयुक्त थी, और वह कहां थी? सत्तारा। ओके दोस्तों, परंतु देखिए यहां पे क्या होता है, जैसे ही साहूजी महाराज विजयी होते हैं खेरा के युद्ध में, संपूर्ण मराठा क्षेत्र पे वे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करते हैं। ओके, और इस क्रम में वे अधिकांश क्षेत्र पे कब्जा भी कर देते हैं। परंतु जो ताराबाई थी, ठीक है, जो कि शिवाजी द्वितीय की संरक्षक थी, वह एक बहुत ही शक्तिशाली और स्वाभिमानी महिला थी। वे नहीं चाहती थी कि हम कभी भी साहूजी की अधीनता को स्वीकार करें और मेरा पुत्र शिवाजी द्वितीय शासक की गद्दी पे नहीं रहे। ठीक, ऐसा कभी भी नहीं चाहती थी वो। और यही कारण है कि साहूजी से वे पराजित भी हो जाती है खेरा के युद्ध में, परंतु वे कुछ क्षेत्रों को अपने अधीन ही रख लेती है। ठीक है दोस्तों, यहां पे आप लोग ध्यान दीजिए, कुछ क्षेत्र को अपने अधीन ही रख लेती है। कौन? ताराबाई। और वहां का शासक शिवाजी द्वितीय को ही घोषित कर देते हैं। यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि अधिकांश क्षेत्र पे किसका शासन हो गया? यहां पे साहूजी महाराज का, साहूजी महाराज का। ओके, और उसकी राजधानी साहूजी महाराज द्वारा भी सतारा को ही बनाए रखा गया। किसको बनाए रखा गया? सतारा को ही बनाए रखा गया। ठीक है, और जो दक्षिणी साम्राज्य जिस पर शिवाजी द्वितीय का शासन चलने लगा, उसकी जो नई राजधानी है वह कोल्हापुर को बना दिया गया। किसको बनाया गया? कोल्हापुर। ठीक है, इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संपूर्ण मराठा क्षेत्र है, मराठावाड़ क्षेत्र है, वह दो भागों में स्पष्ट तौर पे विभक्त हो गया। और जो उत्तरी साम्राज्य जिसपे साहूजी महाराज का शासन चल रहा था, उसकी राजधानी सतारा को बना दिया गया, जबकि जो दक्षिणी साम्राज्य था जिसपे शिवाजी द्वितीय द्वारा शासन किया जा रहा था ताराबाई के संरक्षण में, उसका राजधानी कोल्हापुर को बना दिया गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां तक अब हम लोगों को यह जानने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि साहूजी महाराज का शासन जो है किस क्षेत्र पे था और उनकी राजधानी कहां थी। ठीक है, और शिवाजी द्वितीय जो कि साहूजी महाराज से पराजित होता है, वह किन क्षेत्र पे शासन करने लगता है। ठीक है दोस्तों,
अब देखिए जैसे ही साहूजी महाराज के अब शासन की शुरुआत होती, ये तो रहा उनके उत्तराधिकार की समस्या, ठीक, यानी शासक बनने तक की समस्या, क्या क्या उनके मतलब शासक बनने में कठिनाइयां सामने आई, वे बातें रही। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब साहूजी महाराज शासक बन जाते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग इसको पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखेंगे साहूजी महाराज जो थे इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाएं। ओके, साहूजी महाराज के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण घटनाएं। ओके, अब देखिए यहां पे ये जो साहूजी महाराज थे जैसे ही शासक बनने महाराज एवं छत्रपति की उपाधि धारण की, ठीक, वही उपाधि जो शिवाजी द्वारा भी राज्याभिषेक के उपरांत धारण किए गए थे, सेम वही उपाधि यहाँ पे साहूजी महाराज के द्वारा धारण किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सी उपाधि यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, छत्रपति एवं महाराज। ठीक है दोस्तों, यही कारण है कि साहू जी को छत्रपति साहूजी महाराज के नाम से जाना जाता है, यानी इनका पूरा नाम क्या हुआ, छत्रपति साहूजी महाराज। ओके, चलिए ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्या होता है। यहां पे हम लोगों ने देखा कि एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण मराठा सरदार हुआ करता था बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, जिसने खेरा के युद्ध में साहूजी महाराज को मदद किया था। ठीक है, इन्हें सहायता प्रदान किया था, यानी खेरा के युद्ध में विजय होने के पीछे बालाजी विश्वनाथ का बहुत बड़ा हाथ हुआ करता था। ठीक है, यही कारण था कि 1713 ईस्वी में, 1713 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, 1713 ईस्वी में साहूजी महाराज द्वारा पेशवा प्रथा की शुरुआत की गई। क्या किया गया, पेशवा प्रथा की शुरुआत की गई, पेशवा प्रथा की शुरुआत की गई। देखिएगा यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन, देखिए, यानी 1713 ईस्वी में पेशवा प्रथा की शुरुआत की गई। देखिए पेशवा प्रथा, ऐसा इनके मन में कुछ भी नहीं था कि मेरे द्वारा जो व्यवस्था की शुरुआत की जा रही है, ठीक है, मेरे द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं, यह एक नई प्रथा को जन्म दे देगी। इनके मन में ऐसी कोई बात नहीं थी। यहां पे देखिए हुआ क्या था, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ ने खेरा के युद्ध में साहूजी महाराज को मदद किया था, और वह जो मदद थी इसके लिए साहूजी महाराज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई। ठीक है, यही कारण था कि जब साहूजी महाराज शासक बना तो उसके ऊपर यह दायित्व आया कि जो शासक बनने में इतने महत्वपूर्ण कदम उठाया हुआ है, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है, तो उसको कोई एक उचित पद अवश्य देना चाहिए ताकि वह मुझे भी कभी सत्ता से न उतार सके। ठीक है, यानी यदि उसको संतुष्ट कर दिया जाए, ठीक है, उसके पास कोई आकांक्षा ही नहीं रह जाए, तो वह मेरे विरुद्ध किसी प्रकार का न तो विद्रोह करेगा और न ही मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र रचेगा। ठीक है, इसी उद्देश्य से साहूजी महाराज द्वारा बालाजी विश्वनाथ को पेशवा बना दिया गया। ठीक, क्या बनाया गया, पेशवा बनाया गया। अब देखिए यहाँ पे जो पेशवा पद की शुरुआत है वह तो शिवाजी के ही समय से की गई थी। ठीक, क्योंकि जो शिवाजी का मंत्रिमंडल हुआ करता था जिसे अष्ट प्रधान के नाम से जाना जाता था, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था वह पेशवा ही हुआ करता था। ठीक है, तो बालाजी विश्वनाथ को साहूजी महाराज द्वारा पेशवा बना दिया गया, परंतु यहाँ पे एक गलती यह किया गया साहूजी महाराज द्वारा कि जो पेशवा बनाया गया बालाजी विश्वनाथ को, तो पहले से जो अधिकार इसको दिए गए थे पेशवा पद को, उसमें इन्होंने बढ़ोतरी कर दी। ठीक है, क्योंकि जो पेशवा बहुत ही महत्वपूर्ण पद हुआ करता था, सबसे नंबर 1 पोस्ट पे था पेशवा अष्ट प्रधान में यदि देखा जाए तो। ठीक है, यानी शासक के अधीन सबसे महत्वपूर्ण पद हुआ करता था पेशवा, तो उसको तो पहले से बहुत सारे अधिकार थे ही। ठीक है, परंतु वे अधिकार थोड़े सीमित थे, परंतु जैसे ही साहूजी महाराज प्रसन्न हुआ बालाजी विश्वनाथ पे, तो बालाजी विश्वनाथ से ही प्रसन्न होने के कारण केवल बालाजी विश्वनाथ के लिए ही अधिकारों की जो सीमा है उसमें बढ़ोतरी कर दी। परंतु यह नहीं जानता था साहूजी महाराज कि यदि बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो पेशवा बनेंगे वह भी इतने अधिकारों की मांग करेंगे, और यह हमारे लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो साहूजी महाराज था यह बहुत दिनों तक
जेल में अपना जीवन व्यतीत कर चुका था, यह बहुत ही आराम का जीवन व्यतीत करना चाहता था। ओके, तो यह चाहता था कि जो जितने भी युद्ध लड़े जाते हैं, ठीक है, जितने भी साम्राज्य में विद्रोह होते हैं, उन सभी में मेरी कोई भूमिका नहीं हो, बस मैं शासक रहूं, मेरे द्वारा सारे सुख सुविधाएं का भोग विलास किया जाए, ठीक है, मेरे द्वारा मतलब किसी प्रकार की कठिनाई न झेलना पड़े। और इसी उद्देश्य से साहूजी महाराज ने यहाँ पे एक चाल चली थी, ये सारे कार्य जो है पेशवा को ही सौंप दिया जाए, युद्ध वही लड़ेंगे, यदि साम्राज्य में मेरे कोई विद्रोह होता है तो उसको भी यही दबाएं, ठीक है, यानी हर जो कठिन कार्य है वो पेशवा द्वारा ही किया जाए, मुझे ऐसे कोई भी परेशानी न झेलनी पड़े। ओके, तो यहाँ पे भले ही इनकी एक चाल थी, भोग विलास का एक नीति प्रतिपादित किया गया साहूजी महाराज द्वारा, परंतु यही इनके शासन का कील भी साबित हुआ। वह कैसे, उसको देखते हैं हम लोग। जैसे ही बालाजी विश्वनाथ को संपूर्ण पावर दे दिया गया, जितने भी मतलब शासक के पावर हुआ करते थे उसको बालाजी विश्वनाथ को दे दिया गया और साहूजी महाराज भोग विलास का जीवन व्यतीत करना, ठीक है। अब यहां से देखिए कि जो मराठावाड़ क्षेत्र है उसमें साहूजी महाराज की कोई प्रत्यक्ष भूमिका रह ही नहीं जाती है, ठीक है। यहां से सारे जो कार्यभार है वह पेशवाओं द्वारा संभाले जाएंगे, ठीक है। देखते हैं, देखिए पेशवा प्रथा की शुरुआत की गई और जो प्रथम पेशवा है वह किसको बनाया गया, बालाजी विश्वनाथ को। देखिए आप, प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ को, बालाजी विश्वनाथ को, ठीक है। अब ये जो बालाजी विश्वनाथ है इसके जो कार्यविधियां है, ठीक है, इसकी जो गतिविधियां है, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसको हम लोग जो पेशवा की शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, पेशवा प्रथा की शुरुआत कर रहे हैं उसमें देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि साहूजी महाराज के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कौन कौन सी हैं। तो यहाँ हम लोगों ने देखा कि इसने राज्याभिषेक के बाद छत्रपति और महाराज की उपाधि धारण किया। उसके उपरांत हम लोगों ने देखा कि 1713 ईस्वी में पेशवा प्रथा की शुरुआत किया और प्रथम पेशवा किसको बनाया, बालाजी विश्वनाथ को। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम लोग देखते हैं कि इसके बाद साहूजी महाराज के समय की महत्वपूर्ण घटनाएं क्या थी। साहूजी महाराज के समय 3 मराठा पेशवा हुआ, ठीक। साहूजी के समकालीन पेशवा लिख दे रहे हैं हमें, ठीक है, यहां पर समकालीन पेशवा। तो यहां पे देखिए दोस्तों, ये जो समकालीन पेशवा लिखा है मैंने, यह साहूजी के संदर्भ में लिखा है और इसके समकालीन 3 पेशवा हुआ करते, ठीक है। पहला तो हुआ बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ, ओके, जिसका कार्यकाल था 1713 से लेकर के 1720, ओके। इसके बाद बाजीराव प्रथम, बाजीराव हम लोग सेपरेट ढंग से देखने का प्रयास करेंगे। बाजीराव प्रथम 1720 से लेकर के 1740, ओके दोस्तों। अब देखिए अगला मराठा पेशवा हुआ बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव या नाना साहब, नाना साहब को ही बालाजी बाजीराव के भी नाम से जाना जाता है, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वह 1740 से लेकर के 1761 यानी पानीपत के तृतीय युद्ध तक। तो देखिए यहां पे हम लोगों ने देखा कि साहूजी महाराज के समकालीन 3 मराठा पेशवा हुए, जिसमें से पहला बालाजी विश्वनाथ, जिनका कार्यकाल 1713 से लेकर के 1720 ईस्वी तक। दूसरा बाजीराव, जिसका कार्यकाल से लेकर के 1740 ईस्वी तक। उसके बाद अगला मराठा पेशवा हुआ बालाजी बाजीराव या नाना साहब, जिसका कार्यकाल 1740 से लेकर के 1761 तक, ठीक है दोस्तों। यहां तक आप लोग, हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि
1719 ईस्वी में बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं के बीच दिल्ली समझौता, ठीक है दोस्तों, किसके बीच? बाजीराव। इसके संबंध में भी हम लोग चर्चा पिछले अध्याय में कर चुके हैं और इसमें भी करेंगे, ठीक है। विश्वनाथ यहाँ रहेगा, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है, बालाजी विश्वनाथ एंड सैयद बंधु, वही सैयद बंधु, ठीक है, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली खां, ठीक है। इसी दिल्ली समझौते द्वारा मराठों का मैग्ना कार्टा जो है वो प्रतिपादित होता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे 1728-29 का पालखेरा का युद्ध, ठीक है, पालखेरा का युद्ध इसी के काल में हुआ था, ठीक है, पालखेरा का युद्ध इसी के काल में हुआ था। बाजीराव प्रथम, ठीक है, बाजीराव प्रथम एंड निजामुल मुल्क ओके दोस्तों, यहां तक नोट करिए आप लोग। और जैसे ही 1728-29 ईस्वी में पालखेरा का युद्ध हुआ था बाजीराव प्रथम और निजामुल मुल्क के बीच, ठीक है, तो इसमें निजामुल मुल्क की पराजय हुई थी और बाजीराव प्रथम इसमें विजयी हुआ था, ठीक है। और यही कारण है कि पालखेरा के युद्ध के उपरांत निजामुल मुल्क को शिवगांव की शर्मनाक संधि के लिए बाध्य होना पड़ा, ठीक है। यानी निजामुल मुल्क और बाजीराव प्रथम के ही बीच 1729 ईस्वी में पालखेरा युद्ध के बाद शिवगांव की संधि हुई थी। शिवगांव की संधि, यह बहुत ही महत्वपूर्ण संधि है, इसे ध्यान में रखिएगा आप लोग। शिवगांव की संधि, ठीक है दोस्तों। इसी शिवगांव संधि के द्वारा मराठों को दक्कन के प्रदेशों में, ठीक है, दक्कन के प्रदेशों में चौथ एवं सरदेशमुखी नामक कर वसूलने की अनुमति मिली थी, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट करते जाइए, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। इसे हम लोग पिछले वीडियो में बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए, इसलिए मैं यहां पे संक्षिप्त चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि 1731 ईस्वी में देखिए क्या होता है। 1731 ईस्वी में यहां पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने देखा था कि जो खेरा के युद्ध के बाद से जो मराठा क्षेत्र है दो भागों में विभाजित हुआ था, उत्तरी साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य। उत्तरी साम्राज्य में साहूजी महाराज का शासन था जिसकी राजधानी सतारा थी, और दक्षिणी साम्राज्य में शिवाजी द्वितीय का शासन था जिसकी राजधानी कोल्हापुर थी। परंतु यहाँ पे देखिए दोनों के बीच टकराव इतने थे, दोनों के बीच विवाद इतने थे कि दोनों कभी भी समृद्ध नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। यानी दोनों के बीच हमेशा विवाद उत्पन्न रहता था, सीमा को लेकर के आपसी संघर्ष चलते रहते थे। इनके जो सैनिक खर्च है उसमें बहुत ही बढ़ोतरी होती रहती थी, ठीक है। तो यहाँ पे साहूजी महाराज ने दिमाग लगाया और सोचा कि क्यों ना इस खर्च को कम कर दिया जाए। तो इसके पीछे आखिर क्या रहस्य है जिसके तहत, यानी जिसको पूरा करने के उपरांत यह कम हो जाएगा। तो इसने देखा कि यदि कोल्हापुर का जो शासक है शिवाजी द्वितीय, उसके साथ यदि संधि कर ली जाती है तो यह खर्च कम हो सकता है। और यही वजह है कि साहूजी महाराज शिवाजी द्वितीय के साथ संधि के लिए तैयार हो जाता है और दोनों के मध्य 1731 ईस्वी में वारना की संधि होती है। और इस संधि में शर्त यह रखा गया कि न तो आप मेरे राज्य पे अटैक करिएगा और न मेरे द्वारा आपके राज्य पे अटैक किया जाएगा, ठीक है। दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे और दोनों कभी भी आपसी संघर्ष नहीं करेंगे। और यदि दोनों में से किसी दूसरे बाह्य राज्य द्वारा आक्रमण किया जाता है तो उस आक्रमण में दोनों एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय थी किसकी? साहूजी महाराज की। ओके,
तो यहाँ पे जो शिवाजी द्वितीय है वह भी इस संधि पे सहमति दे देता है, क्योंकि उसके लिए भी यह एक महत्वपूर्ण पहल थी। तो यही कारण है कि 1731 ईस्वी में वारना की संधि होती है। वारना की संधि किसकी किसके मध्य? वारना की संधि साहूजी महाराज एंड शिवाजी द्वितीय। नोट करिए इसे। इसके बाद इसके समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है 1737 ईस्वी में बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पे आक्रमण। बाजीराव प्रथम द्वारा दिल्ली पे आक्रमण। दिल्ली पे आक्रमण। ओके दोस्तों, इसे नोट करिए आप लोग। इसके आगे दोस्तों आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, ठीक है, इसे मिटा देता हूं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है, ठीक है। साहूजी महाराज के ही समय की एक और अन्य महत्वपूर्ण घटना है क्या? 1739 ईस्वी में नादिर शाह के द्वारा मुगल साम्राज्य पे आक्रमण, ठीक है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है, ठीक है। 1739 ईस्वी में नादिर शाह का आक्रमण, ठीक है। नादिर शाह का भारत पे आक्रमण। नादिर शाह का भारत पर आक्रमण। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है इसके संबंध में, ठीक है। 1749 ईस्वी में, ठीक है, साहूजी महाराज की मृत्यु। साहूजी महाराज की मृत्यु, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद हम लोग एक और महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। हालांकि यहाँ पे चलिए उसको लिख ही लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है इसलिए लिखा दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है। इसे ध्यान में रखिएगा। 1748 ईस्वी में जो अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किया गया था, ठीक है, उस समय मराठों का शासक साहूजी महाराज ही थे, ठीक है। यानी जिस समय अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था उस समय मराठा शासक साहूजी महाराज थे, ठीक। अहमद शाह का भारत पर प्रथम आक्रमण, भारत पर प्रथम आक्रमण। ओके दोस्तों, चलिए इसे नोट करिए आप लोग फटाफट। इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहां तक तो हम लोगों ने देखा कि साहूजी महाराज से संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि साहूजी महाराज जब तक मराठा शासक रहे, ठीक है, उस समय यानी उस क्रम में कितने मुगल बादशाह हुए, ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह साहूजी के समकालीन है, ठीक है दोस्तों। तो उसे हम लोग यहाँ पे नजरअंदाज नहीं करेंगे, उसे भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आप लोग बस इसे ध्यान से देखिए, आप लोगों का जितना भी क्वेश्चन है इससे संबंधित वह नहीं छूटने वाला है, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं साहूजी महाराज के समकालीन। साहूजी महाराज के समकालीन मुगल बादशाह, ठीक है दोस्तों।
इसे नोट करते चलिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है। जो भी मुगल बादशाह हुए हैं इनके समय में बस उनका नाम नोट कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहां तक हम लोगों ने यह देखा था कि जो साहूजी महाराज का शासनकाल है वह 1707 ईस्वी से लेकर के 1749 तक, ठीक है। चलिए नोट करते चलिए। इसमें पहला शासक का नाम आएगा बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, ठीक है, क्योंकि बहादुर शाह प्रथम का जो शासनकाल है वह 1707 ईस्वी से लेकर के 1712 ईस्वी तक है, ओके। और उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है जहांदर शाह, ठीक है, जो कि बहादुर शाह का ही बड़ा पुत्र हुआ करता था, ठीक है, जहांदर शाह। इसका शासनकाल रहा है 1712 से लेकर के 1713 तक, 1713 तक, ओके। और जहांदर शाह के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है फर्रुखसियर, ठीक है दोस्तों। इसे नोट करते चलिए। यदि आप लोगों ने मुगल साम्राज्य का पतन नहीं देखा है, ठीक है, यानी वो वाला वीडियो नहीं देखा है, तो भी मुगल साम्राज्य के जो शासक हुए करते थे, ठीक है, उनका क्रम आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। फर्रुखसियर का शासनकाल था 1713 से लेकर के, ठीक है, 1713 से लेकर के 1719, ठीक है। उसके बाद फर्रुखसियर के बाद अगला मुगल बादशाह बनता है रफी उद दरजात, रफी उद दरजात, ठीक है दोस्तों। रफी उद दरजात का शासनकाल 1719 ईस्वी में ही मात्र 2 महीने का रहता है, ठीक है। यही कारण है कि सबसे कम समय तक मुगल बादशाह रहने वाला जो व्यक्ति है वह रफी उद दरजात के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और रफी उद दरजात के बाद नेकुसियर कुछ दिनों के लिए आगरा में विद्रोह करके अपने आप को मुगल बादशाह घोषित कर देता है। तो यहाँ पे हम लोग नेकुसियर को भी नजरअंदाज नहीं करने वाले, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 5 शासकों को देखा और नेकुसियर भी 1719 ईस्वी में ही मात्र 1 सप्ताह का शासक रहता है, 1719, ठीक है, 1719। इसके बाद देखिए अगला मुगल बादशाह बनता है रफी उद दौला, रफी उद दौला, ओके। यह देखिए रफी उद दौला जो शासक बनता है भारत का, ठीक है, मुगल बादशाह के रूप में, इसका शासनकाल जो है वह 1719 ईस्वी में ही मात्र 4 महीने का रहता है, ठीक। अर्थात यहाँ हम लोगों ने देखा कि फर्रुखसियर, रफी उद दौला, नेकुसियर और रफी उद दरजात, इन चारों का जो शासन है वह 1719 ईस्वी में ही समाप्त हो जाता है, ठीक है। बड़ी अल्प अवधि की शासन है इन सभी का, ठीक। इसके बाद अगला मुगल बादशाह बनता है मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह, ठीक है, जिसे रंगीला बादशाह के भी नाम से जाना जाता है। यही कारण है कि इसे मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक। इसका शासनकाल जो है 1719 से लेकर के 1747 तक रहता है, 1747 ठीक। और उसके बाद अगला मुगल बादशाह बनता है अहमद शाह, ठीक है। इसका शासनकाल 1748 से लेकर के 1754 तक रहता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिए कि जो साहूजी महाराज का शासनकाल है वह 1707 ईस्वी से लेकर के 1749 तक है। और इस काल में यानी इनके समकालीन जो मुगल बादशाह हुए उनका क्रम कुछ इस प्रकार है। जैसे पहला बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712, उसके बाद जहांदर शाह 1712 से लेकर के 1713, उसके उपरांत फर्रुखसियर 1713 से 1719, तत्पश्चात जिसका शासनकाल 1719 ईस्वी में मात्र 2 महीने का रहता है। और उसके बाद नेकुसियर अपने आप को आगरा में विद्रोह करते हुए दिल्ली का यानी मुगल बादशाह घोषित कर देता है, जिसका शासनकाल मात्र 1 सप्ताह की रहती है। और उसके बाद रफी उद दौला मुगल बादशाह बनता है सैयद बंधुओं की ही मदद से, ठीक है, जिसका शासनकाल भी कुछ ज्यादा नहीं रहता है, मात्र 4 महीने की
शासन अवधि है इसकी, ठीक है। उसके बाद अगला मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बनता है, जिसका शासनकाल 1719 से लेकर के 1748 ईस्वी तक रहता है, ठीक है। और जो इसके समकालीन अंतिम मुगल बादशाह होता है वह अहमद शाह होता है, क्योंकि 1748 में यह मुगल बादशाह बनता है और 1749 में शाहोजी महाराज की मृत्यु ही हो जाती है, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने शाहोजी महाराज के जीवन से संबंधित और उनके शासन काल से संबंधित संपूर्ण घटनाओं को देखने का प्रयास किया, ठीक है। और इसके अगले वीडियो में हम लोग जितने भी मराठा पेशवा हुए हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।